स्वागत है आप सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट सीरीज में, जहां हम देखने वाले हैं लूसेंट से पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम चाहे रेलवे हो या एसएससी या फिर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या वरिष्ठतम संसद सदस्य? सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि जो स्पीकर है वो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर जो है एक साथ बैठक करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है तो आपका जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को बुलाते हैं, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसे आपको याद रखना है। खालसा की स्थापना के द्वारा की गई? गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या गुरु अर्जुन देव? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह, जिनका संबंध पटना से है। इन्होंने ही खालसा की स्थापना की थी। और ये भी पूछा जाता है कि खालसा की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और इसका धर्म सिख धर्म से संबंधित है। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? करजन, डलहौजी, बेंटिक या कर्नवालिस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड कर्नवालिस के समय भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी और कर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। यहाँ एक चीज़ और याद रख लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत भी जो है वो भी कर्नवालिस के समय ही की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, अस्थाई बंदोबस्त और सिविल सेवा का जनक दोनों ही लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले जी, दादा भाई नौरोजी, राणा डे या तिलक? सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और 1918 में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें महात्मा गांधी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बताया था। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे जैसे मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको कोशिश करना है कि सारा का सारा प्रश्न आपको यहीं पे याद हो जाए। आपको कोशिश करना है एक दो बार अपने मन में रिवाइज कर लेना है और उसके बाद आप एक बार फाइनल रिवीजन देंगे तो ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और अपने एग्जाम में आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। गोवा पर पुर्तगालियों ने किस वर्ष कब्जा किया था? 1608, 1508, 1510 या 1610? तो देखिए ऑप्शन कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और ये प्रश्न जो है एनटीपीसी में पूछा गया है, अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का रेलवे का एग्जाम हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी यानी 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, 1510 में। ठीक है, और उसके बाद गोवा को फिर आज़ाद कराया गया था भारतीय आज़ादी के बाद। के कारण दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है? पूर्वोत्तर मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, संवहनीय वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ? तो देखिए शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आपने देखा होगा कि कई बार जो है ठंड के समय जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ या लौटते हुए मानसून से होती है। जो मानसून जो है भारत के यहाँ पे पश्चिमी तट से आता है और जब ये लौटता है तो उस कारण से दिल्ली वाले एरिया में वर्षा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित होती है? इलाहाबाद, नागपुर, सूरत या कलकत्ता? सही जवाब है सूरत अधिवेशन। और ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इसमें जो था कांग्रेस विभाजित हो गई थी गर्म दल और नरम दल में। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसका डेट भी पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना, 23वां अधिवेशन था, 1907 का अधिवेशन था। उत्तर अमेरिकी साइबेरिया के पूर्वी छोर से के द्वारा अलग होता है? फ्लोरिडा जलडमरू, हडसन जलडमरू, बोले आइल या बेरिंग? तो देखिए उत्तरी अमेरिका की बात करें, आपको ये देखना है साइबेरिया का जो इलाका है वो रूस का इलाका है। ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। मैंने ऐसे ही एक ड्राइंग बनाया है और ये जो इन दोनों को अलग करता है इसे बेरिंग जलडमरू मध्य कहते हैं। तो याद रखना है रूस या फिर साइबेरिया बोल लीजिए, और उत्तरी अमेरिका के पार्ट को कौन अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है इन दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक थे? गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या केजी मुसरूवाला? सही जवाब है सर्वोदय यानी सबका विकास की अवधारणा किसने स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने सबके विकास की बात की थी। तो ये आपको याद रखना है और ये अभी सीजीएल में भी पूछा गया प्रश्न है। कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक के द्वारा पूरा किया गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिकी प्रश्न है। इसमें कई स्टूडेंट ने देखा मैंने कि गलती कर देते हैं। पूछा जा रहा है कुतुब मीनार किसने बनवाया था या शुरुआत की थी, ये नहीं पूछा जा रहा। अगर पूछा जाता है कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी तो आपका जवाब हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पूछा जाए कि पूरा किसने करवाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इल्तुतमिश, गुलाम वंश के थे इल्तुतमिश। तो उन्होंने ही कुतुब मीनार का काम को पूरा करवाया था, हालांकि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न देख।
निम्नलिखित में से कौन एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या राष्ट्रपति? तो याद रखिएगा कि कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसकी अवधारणा या निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। अच्छा, धन विधेयक जो है वो आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 110 के अंदर है, और वित्त विधेयक जो है जिसे आप बजट भी बोलते हैं तो ये 112 के अंदर में है। अभी हाल ही में जो CHSL का एग्जाम हुआ था, पूछा गया था, तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। 110 में धन विधेयक है, 112 में वित्त विधेयक या फिर बजट जो है, हमारा जो राष्ट्रीय बजट होता है वो 112 में है। और धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो है कौन निर्धारित करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर इसे निर्धारित करेगा। अच्छा, आप इतना दूर तक आ रहे हैं यानी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को शेयर करने में ज़्यादा कंजूसी ना करें, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वीडियो और ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए क्या पूछ रहा है, लोधी राजवंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या खिज्र खां? सारे के सारे लोधी है इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपको याद रखना है बहलोल लोधी ने लोधी राजवंश की स्थापना की थी। किसने? बहलोल लोधी ने। ठीक है। और उसके बाद जो है ये खिज्र खां जो है ये सैयद वंश के स्थापक थे। सैयद वंश ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है, खिज्र खां का संबंध है सैयद वंश से। बहलोल लोधी ने लोधी राजवंश की स्थापना की थी। लोधी राजवंश के बाद ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, और मुगल साम्राज्य जो है दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य का पैर पसरता है लोधी राजवंश की समाप्ति के बाद, जहां बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत की लड़ाई में। दिए गए में से कौन सा तृतीयक क्रिया है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, तीन क्रिया होते हैं, आपको पता होगा, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो विनिर्माण और कृषि जो है ये प्राइमरी सेक्टर से है, फर्स्ट से है, ये भी आपको याद रखना है। कृषि और डेयरी जो है ये फर्स्ट सेक्टर से है, विनिर्माण जो है ये सेकेंड सेक्टर से है, और जो आपका व्यापार है ये थर्ड सेक्टर से है। तो ये सब आपको याद रखना है। आपसे कृषि और डेयरी यानी पशुपालन और दूध की बात बोली जाएगी तो ये फर्स्ट सेक्टर है, जिसमें भारत की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ लगी हुई है? वो कृषि क्षेत्र में। ये भी पूछा जाता है, यानी प्राइमरी क्षेत्र में लगी हुई है, फर्स्ट सेक्टर में लगी हुई है भारत की सबसे ज़्यादा आबादी। और विनिर्माण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं वो सेकेंडरी है, और व्यापार जो है और सर्विसेज आपका थर्ड सेक्टर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये पूछा जा रहा है, पुणे, नासिक, मुंबई या सोलापुर? तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नासिक में है। कई बार पूछा जाता है नासिक में कहाँ पे है, ये पूछा जाता है, तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नासिक से निकलती है गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था? पूछा जा रहा है, चीन, रूस, ब्राजील और श्रीलंका। तो पंचशील समझौता जो है दो पड़ोसी देशों के बीच हुआ था, और हमारा पड़ोसी देश कौन है? चीन है। तो चीन के साथ पंचशील समझौता होता है, कब होता है ये भी पूछा जाता है, तो 1954 में पंचशील समझौता होता है, भारत और चीन के मध्य होता है पंचशील समझौता। चीन इसका बार बार उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल को रिक्ति को भीतर भरा जाना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है यानी कि खाली होता है, तो उसे कितने दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए? 12 महीने, 6 महीने, 1 महीने या 3 महीने? तो इसे 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। और ये किस अनुच्छेद में लिखा है? कहीं तो इसका वर्णन होगा, तो ये अनुच्छेद 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो इसे 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है। अनुच्छेद 56 भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? बीरबल, अकबर, अबू फजल या भगवान दास? तो आपको याद रखना कि अकबरनामा और से अकबर, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि ये जो थे तीसरे जो थे वो मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे अकबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा के संविधान से ली गई? कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? कहाँ से ली गई समवर्ती सूची की अवधारणा? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से तो यहाँ से राष्ट्रपति का महाभियोग या फिर जज का महाभियोग की जो महाभियोग जो है वो लिया गया, इम्पीचमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो यूएसए से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है हमारे भारत के संविधान में। लॉरेंज वक्र को दर्शाता है? बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आय का वितरण या गरीबी? तो लॉरेंज का जो वक्र है वो मनी डिस्ट्रीब्यूशन या इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दर्शाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ, यानी कि आय के वितरण को दर्शाता है। कौन? लॉरेंज वक्र, यानी ये इकोनॉमी का प्रश्न था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था।
हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? महानदी, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? तो हीराकुंड बांध पहले है कहाँ, ये आपको याद रखना है। तो ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और ये उड़ीसा में महानदी पे इसका निर्माण किया गया है और उड़ीसा के संबलपुर जिले में जो है हीराकुंड बांध महानदी पे है। इंपॉर्टेंट बांध है, बहुत बार पूछा गया। बोल रहा है कि राज्य के विधानसभाओं के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या क्या होती है? 600, 350, 500 या 750? तो आपको समझना है कि राज्य के विधानसभा के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम जो है यानी न्यूनतम जो है 60 सदस्य तो होने ही चाहिए, ये भी पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अधिकतम जो है 500 होने चाहिए, यानी 60 और 500 के बीच होना चाहिए। 500 से ज़्यादा नहीं, 60 से कम नहीं। तो दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है। राज्य विधानसभा की बात हो रही है, 60 और 500 के बीच होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने इसके पहले भी जो है 21 सेट करवा चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या रेलवे एलपी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो। तो उसका प्लेलिस्ट मैं लास्ट में डलवा दूंगा, वो भी जाके आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र के महान भक्ति कवि थे? तुकाराम, रामदास, नामदेव या एकनाथ? तो जो है तुकाराम जी जो थे महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि में से एक हुए। 1608 से लेकर के 1645 तक का कार्यकाल समय इनका माना जाता है, संत तुकाराम का। इनका संबंध महाराष्ट्र से था और ये भक्ति कवि थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के परिचालन की अवधि है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको सीजीएल में पूछा गया है, सीएचएसएल में भी सेम प्रश्न, यहाँ तक कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो आपको लगेगा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ और आसान भी है। देखिए पंचवर्षीय योजना जो थी, भारत में नीति आयोग का निर्माण हो चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग ने है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को समाप्त कर दिया है और अब 15 वर्षीय योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया गया है, यानी कि अब वो जो है 15 ईयर विजन को लेके चल रहे हैं। तो ये जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इतने सारे एग्जामों में रिपीट किया गया। तो देखिए इसको याद करना कितना आसान है। 12वीं पंचवर्षीय योजना है मतलब 2012 से 2017, बस ये कर देने से आपके 1 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक थी और ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद 15 ईयर या 15 सालों का विजन लेके नीति आयोग चल रही है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? देखिए अभी मैंने हाल ही में आपको करवाया था, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये आपको याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इंडीज पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? तो इंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में नहीं है, बल्कि दक्षिणी अमेरिका में इंडीज पर्वतमाला स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडीज पर्वतमाला, काफ़ी लंबाई है इसकी। और जी ये जो आपका वेनेजुला हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये जो है ये इंडीज पर्वत श्रृंखला के श्रेणी के अंदर आते हैं। तो याद रखना है आपको, इंडीज पर्वतमाला कहाँ का हिस्सा है? दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है इंडीज पर्वतमाला। राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है? काफ़ी आसान प्रश्न है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या लोकसभा? आप इतने दूर तक आए हैं तो ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार उसी के पास है जिसके पास इमरजेंसी या फिर आपातकाल लगाने का अधिकार है। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिंट्स को, इसके द्वारा आप जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट में जरूर बता दें कि इन चारों में से कौन सही आंसर होगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किनके पास होगा? जो सही कमेंट होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने वाले पहले यूरोपीय थे? जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट, ह्यूम या अल्फ्रेड वेब? तो देखिए कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जॉर्ज यूले जो थे पहले जो है यूरोपीय थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले। और ये कब हुआ था? 1888 में जो था इलाहाबाद, अभी का उस समय का इलाहाबाद यानी अभी का प्रयागराज इलाहाबाद। तो अभी का जो प्रयागराज है उस समय वहाँ 1888 का सम्मेलन था और ये चौथा सम्मेलन था जिसमें कि जॉर्ज यूलो को चुना गया था। 1885 में पता होगा आपको कांग्रेस की शुरुआत हुई थी और ये चौथा अधिवेशन जो था उसमें जॉर्ज यूलो को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन पलासी युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब था? मीर कासिम, जाफर, सिराजुद्दौला या कोई नहीं? तो पलासी का युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 1757 में पलासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है और वो बंगाल का नवाब था। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ ले, आपको बिल्कुल सही जगह टिक करना है।
वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है वो क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या कैश रिजर्व रेट। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे देखिए, आप समझिए पहले, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है, वाणिज्य बैंकों में एग्जांपल लेता हूँ एसबीआई को। तो आरबीआई बड़ा बैंक जब छोटा बैंक को ऋण देगा तो इसे क्या कहेंगे? रेपो रेट कहेंगे। बड़ा बैंक छोटे बैंक को ऋण दे रहा है। लेकिन अगर बड़ा बैंक छोटे बैंक से ऋण ले रहा है यानी उल्टा जा रहा है पैसा, तो इसे क्या कहेंगे? रिवर्स हो गया, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। आपको दोनों याद रखना है। रेपो रेट छोटा बैंक को दे रहा है, सिंपल है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट उल्टा हो जा रहा है, बड़ा बैंक ले रहा है छोटा बैंक से। उम्मीद है इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और आप आपके बाद फ्यूचर में कभी भी ये प्रश्न आए तो सही जवाब कर पाइएगा। अलकनंदा भगीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार या केदारनाथ। तो अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग। और यही दोनों नदियों का संगम जो है आगे बढ़ के गंगा नदी कहलाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अलकनंदा और भगीरथियों का संगम होता है देवप्रयाग में और यही गंगा नदी कहलाती है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नों का संग्रह बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आप इसमें और क्या जोड़ना चाहते हैं और किस विषयों से ज़्यादा प्रश्न लेना चाहिए मुझे। साथ ही साथ मैंने आपको जो प्रश्न पूछा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए उसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप पूरे के पूरे वीडियो को देख सकते हैं, इससे पहले जो भी बना हुआ। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।